नाज़रीन, ईरान का एयर डिफेंस जो है वो इराक के बॉर्डर पर एक्टिवेट होने की इतलात सामने आ रही है। साथ ही ईरान और लेबनान के दरमियान या ईरान और लेबनान की गवर्नमेंट के दरमियान फटा पड़ गया है। जो इमाम खामनाई के एडवाइजर हैं, सुप्रीम लीडर के एडवाइजर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की कि किसी सूरत हिजबुल्लाह के डिसआर्मामेंट को कबूल नहीं किया जाएगा और यह लेबनान के लिए जरूरी है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म ना किया जाए। उस पर जनाब लेबनीज गवर्नमेंट जब वो भड़क उठी और लेबनीज गवर्नमेंट जो है उसने ताबड़तोड़ जो है वो स्टेटमेंट जारी की ईरान के खिलाफ और कहा कि ईरान जो है वो मुदाखलत कर रहा है। अब इस लॉजिक को कैसे मान लिया जाए कि इजराइल जो है वो रोज लेबनान में बॉम्बिंग कर रहा है, बेरूत तक जो है वो आ चुका है और सैकड़ों लेबनीज जो है वो अपनी जानें दे चुके हैं इजरायली बमबारी में। अमेरिकन बेरूत में आकर बैठे हैं और धमकियां लगा रहे हैं और उनके सरों पर बैठकर जो अपनी मर्जी से फैसले करवा रहे हैं, ठीक है ना। और उनको लेबनान की गवर्नमेंट को मुदाखलत और सुवरेनिटी कहां पर याद आ रही है? अगर ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी है तो इस लॉजिक को कैसे माना जाए? या तो फिर वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भी ऐसा ही स्टांस लेना कि फिर ईरान भी कोई स्टेटमेंट जारी ना करे और वो बॉम्बिंग भी ना करे और ना धमकियां लगाए लेबनान को। यानी लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका और इजराइल के लिए काम कर रही है, उनके प्रेशर में काम कर रही है, ईरान के मफादात के खिलाफ काम कर रही है और ईरान ऊपर से एक स्टेटमेंट भी जारी ना करे। तो इससे क्या होगा कि लेबनान का क्राइसिस सिर्फ और बढ़ेगा इस स्टूपिडिटी से, ऐसी स्टूपिड पॉलिसीज के साथ, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, है ना। इसलिए लेबनान का क्राइसिस, एक साल हिजबुल्लाह ने गोली भी नहीं चलाई, वो उसको नहीं देख रहे और वो अभी भी इजराइल की लॉजिक को मान रहे हैं, अभी भी इस डायरेक्शन में है कि जी ईरान ने ये मुदाखलत कर रहा है। मतलब आप अंदाजा करें इस स्टूपिडिटी का, इस लेवल आप चेक करें कि खुलकर वो ईरान मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं, खुलकर वो लेबनान को अमेरिकन और इजरायली मफादात के सामने बिछा रहे हैं। उन्होंने एक इस नौयत की एक भी स्टेटमेंट जो है वो इजराइल के खिलाफ जारी नहीं की, जिसने सैकड़ों लेबनीज को सिर्फ सीज फायर के बाद मारा है और जंग के दौरान हजारों कैजुअलिटीज हुई हैं। तो ये सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। रशिया और जो मिस्र है उसके दरमियान ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। रशिया की हाई लेवल एक पर्सनैलिटी जो है वो मिस्र पहुंची है और पुतिन ने अपने जो बहुत बड़े जनरल हैं उनको वेनेजुएला रवाना किया है। तो वेनेजुएला में भी भरपूर तैयारियां जारी हैं। वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल का लार्ज स्केल जो अग्रेशन है वो हो रहा है, इस वक्त जारी है और वहां पर बड़ी कैजुअलिटीज वेस्ट बैंक के अंदर, यानी एक पूरी जंग है जो वेस्ट बैंक में लॉन्च की जा चुकी है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिमोलिश किया जा रहा है, फलस्तीनियों को गोलियां मारकर जब वहां पर शहीद किया जा रहा है। तो ये इजराइल का वायलेंस है जो पूरे रीजन को अपनी लिपेट में ले चुका है और जो फलस्तीनियों के साथ, जो फलस्तीनी प्रिजनर्स के साथ किया गया है वो एक हौलनाक दास्तान है जिसको सुनाया नहीं जा सकता और वो इंतहाई दर्दनाक है और होलनाक है, जिसका हिसाब बिल्कुल वो द डे ऑफ जजमेंट पर होगा, इसके अलावा उसका हिसाब नहीं हो सकता। तो नाइजीरिया में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नाइजीरिया में अक्रॉस द कंट्री अचानक जब वो किडनैपिंग शुरू हो गई है पूरे मुल्क में, यानी एक ऐसी खौफनाक सूरत हाल नाइजीरिया में पैदा हो गई है कि पूरे मुल्क में किडनैपिंग शुरू हो गई है, स्कूलों से, चर्चेस से, बाकी मकामात से किडनैपिंग हो रही हैं। तो नाइजीरिया में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, नेशनल इमरजेंसी, और ये खतरात बढ़ रहे हैं क्योंकि देखे ना, अमेरिका कह रहा है कि यहां पर ये काम हो रहा है तो अचानक वो किडनैपिंग्स हो रही, तो यानी अमेरिकन हमला, इसके खतरात और बढ़ेंगे। फिर नाइजीरिया के साथ एक और मुल्क है, वहां पर अचानक जब वो तख्ता उलट गया है। तो ये अफ्रीकन ग्रेट गेम में बहुत सारी चीजें जो वो होती चली जा रही हैं। और उधर यूरोप जो है ना वो पूरी तरह से रशिया के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। ये बात अब मजीद इस्टेब्लिश हो रही है कि अगर इवन सीज फायर हो भी गया तो देखिए यूरोप तो इस वक्त भी सीज फायर नहीं चाहता, यूरोप तो जंग जारी रखना चाहता है। तो अगर मजबूरी में उसको ये सीज फायर करना भी पड़ा तो भी वो रशिया के साथ इस जंग को दोबारा शुरू करेगा। और उसका वाज़ेह सबूत यह है कि यूरोपियंस ना अपने इरादे बदले हैं, ना अपनी मंसूबे बदले हैं, बल्कि वो तेजी के साथ मिलिटराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब जर्मनी से खबर यह है कि वो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा रहा है सुसाइड ड्रोन्स के हवाले से, जो अगले एक साल के अंदर अंदर जब वो तैयार हो जाएंगे। बड़ी फैक्ट्री सुसाइड ड्रोन्स की जब वो लगाई जा रही है। स्पेस में जर्मनी जा रहा है, जमीनी फौज वो बढ़ा रहा है, एयरफोर्स वो बढ़ा रहा है, पहली बार F-35 वो ले रहा है। तो एक भरपूर तैयारी। और फिर पोलैंड को बहुत ज्यादा मिलिटराइजेशन जब वहां पर की जा रही है, सब मरीज उसको दी जा रही हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जब उसको दिए जा रहे हैं। तो ये पूरा जो ईस्टर्न यूरोप है यहां पर भरपूर तैयारी रशिया के खिलाफ हो रही है, जाहिर है वेस्टर्न यूरोप में भी, लेकिन यहां पर तो बहुत ज्यादा मिलिटराइजेशन। और जर्मनी जो 2 आलमी जंगें लड़ी और वापस दोबारा मिलिटराइजेशन की तरफ आ रहा है। तो सबसे पहले जरा ईरान से शुरू करते हैं। ईरान का जो एयर डिफेंस है वो इराक के बॉर्डर पर हाईलाइट हुआ है और वहां पर कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन चूंकि इराक में इजरायली जेट्स आए हैं, हो सकता है इस वक्त भी कुछ ना कुछ वो कर रहे हो एयर स्पेस के अंदर। तो बहरहाल ईरानियन जो जेट्स है, हो सकता है उन्होंने ड्रोन्स भेजे, हो सकता है कोई स्पाई ड्रोन्स वहां पर घूम रहे हो सकता है भेजे गए हों। तो कुछ हुआ है। ईरान का एयर डिफेंस बताया जा रहा है वहां पर अलर्ट इस वक्त हुआ है। अचानक होगा, जो भी होगा बस आपके सामने अचानक होगा। और इजरायली मीडिया कह रहा है कि ईरान जो है इसने मॉडर्न वेपन जो है वो यमन, इराक और लेबनान, यहां पर अनप्रेसिडेंटेड क्वांटिटीज और टाइप्स के मॉडर्न वेपन जो है वो देना शुरू कर दिए। लेबनान, इराक और यमन, ठीक है ना, और कई टाइप्स के हैं और मॉडर्न हैं। तो ठीक है, यानी ईरान ये दे रहा है। लेकिन इस मतलब इन खबरों को एक और अंदाज में भी पोर्ट्रे किया जाता है और वो ये है कि
देखिए ईरान कैसे डिस्टेबलाइज कर रहा है रीजन को। ईरान जो है वो यहां पर असलहा फैला रहा है और डिस्टेबलाइज कर रहा है, यानी वेस्टर्न जो वेपन्स हैं वो इजराइल तक पहुंचे, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल और बिल्कुल ठीक है, लिजिटिमेट है। लेकिन अगर ईरान अपने इत्तेहादियों को प्योरली सेल्फ डिफेंस में वेपन्स दे तो वो डिस्टेबलाइजेशन है, ठीक है ना। ये बहरहाल एक एंगल है जिस तरह से इन चीजों को बयान किया जाता है। सो यूएस एंड यूरोपियन वेपन जो है वो इजराइल आ रहे हैं, दैट इज परफेक्टली नॉर्मल, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हालांकि इजराइल ने जेनोसाइड किया लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ही ईरान अपने इत्तेहादियों को वेपन्स देना शुरू करता है तो यहां पर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट अचानक से पैदा हो जाता है और डिस्टेबलाइजिंग द रीजन और इलिजिटिमेट है और ये फसाद फैला रहा है, जंग फैला रहा है, ये सारा वो एंगल जो शुरू हो जाता है। तो अब इसी दरमियान जब सुप्रीम लीडर के जो एडवाइजर हैं वो सामने आए और उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को बिल्कुल डिसार्म नहीं करना चाहिए और ये लेबनान के अपने मफाद में है कि वो हिजबुल्लाह को डिसार्म ना करें। द प्रेजेंस ऑफ हिजबुल्लाह इन लेबनान इज इंडिस्पेंसिबल नेसेसिटी, ये बहुत बड़ी जरूरत है खुद लेबनान की कि वो इसको डिसार्म ना करे और इस गलती की तरफ जब ना जाए। इस पर लेबनीज जो गवर्नमेंट है वो अचानक भड़क उठी, उधर वो भीगी बिल्ली बनी हुई है, उधर उनकी आवाज और चूं भी नहीं निकलती। इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है, लेबनीज को मार रहा है, उधर वो चूं भी नहीं करते। यहां जनाब वो अचानक से भड़क उठे हैं और उनको सुवरेनिटी भी याद आ गई है, उनको फ्रीडम भी याद आ गई है, उनको मुदाखलत भी याद आ गई है। तो लेबनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने धड़ाधड़ जब वो ताबड़तोड़ एंग्री स्टेटमेंट जब वो ईरान के खिलाफ जारी की और कहा कि तुम मुदाखलत कर रहे हो, तुम ये हो और हमें आजादी चाहिए और हमारी सुवरेनिटी और फ्रीडम जो है ये हमारा इंटरनल डिसीजन है, ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें तो मुदाखलत मत करो और ये आजादी जो है ये हमारे लिए ब्रेड और वाटर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें ये चाहिए कि तुम ईरानियंस के जो सॉरोज हैं, यानी जो मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की ना कि तुम्हारे मसले खत्म नहीं हो रहे, तुम उधर तवज्जो दो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये लेबनीज गवर्नमेंट की लैंग्वेज है। तो हमारे लिए सुवरेनिटी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम खुद फैसले करने वाले हैं और हम फैसला करेंगे। और फ्रॉम आइडियोलॉजिकल स्लोगन्स एंड क्रॉस बॉर्डर रीजनल कॉन्टेक्स्ट, ये जनाब सारी उन्होंने एक जो है ना पूरी बुछाड़ कर दी। तो उसे कशीदगी हुई है, यानी लेबनान और ईरान के दरमियान भड्डा तो यही चल रहा है। वो अमेरिका और इजराइल भी तो यही कह रहा है कि यहां से ईरान का इन्फ्लुएंस खत्म। भाई ईरान का कौन सा इन्फ्लुएंस है? तो असल बात तो यह है कि जो नॉर्मलाइजेशन और सब्जुगेशन इंपोज करनी है लेबनान पर वो हो नहीं सकती जब तक हिजबुल्लाह मौजूद है। अच्छा अब मुझे बताइए कि 340 लेबनी शहीद हो चुके हैं जब से सीज फायर के बाद, इससे पहले हजारों में, सीज फायर के बाद 340 शहीद है और सैकड़ों जख्मी हैं। और बेरूत पर रिसेंटली जब अटैक हुआ है 340 लेबनीज को उन्होंने शहीद किया है। कितने खानदान जब उजड़ गए होंगे, कितने जख्मी हुए। पेजर्स अटैक जैसे उसने ब्रूटल अटैक्स किए हैं, वॉर क्राइम्स लेबनान में कमिट किए हैं, रोज वो बॉम्बिंग कर रहे हैं। उधर लेबनीज गवर्नमेंट इस नौयत की एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकी। अमेरिकन बेरूत में आकर बैठ गए हैं, रोज धमका रहे हैं, रोज कह रहे हैं ये बात करो, ये फैसला करो, उधर वो खामोश है। तो इस नॉनसेंस को, इस स्टुपिडिटी को कैसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? यानी इस लॉजिक को कैसे मान लिया जाएगा कि ईरान पीछे बैठ जाएगा? अगर तुम कह रहे हो इंटरनल डिसीजन होंगे, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम है, सोवरेनिटी है, तो फिर ये उसूल इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अप्लाई क्यों नहीं होता? जो रोज अंदर घुसकर जब वो मार रहे हैं लेबनीज को और साथ ऑक्यूपेशन करके बैठे हुए हैं, उधर ये उसूल अप्लाई नहीं होता। इस स्टुपिडिटी को कोई भी नहीं मानेगा, ठीक है ना। और उल्टा ये है कि लेबनान के लिए ये स्टुपिड गवर्नमेंट जो है, जो नॉनसेंस फैसले कर रही है, नॉनसेंस अप्रोच के साथ और बिल्कुल रियलिटी से दूर, यानी आप एक ऐसे मकार दुश्मन से लड़ रहे हैं जो दुनिया के किसी रूल को नहीं मानता है और आप अजीबो गरीब रूल्स मजीद अपने लिए बनाकर बैठे हुए हैं। ये वो मुदाखलत कर रहे हैं, मतलब कोई हद होती है। तो ये नॉनसेंस जो अप्रोच है, इससे लेबनान का क्राइसिस आप देख लें, ये कोई एस्टिमेट नहीं है। आप देख सकते हैं कि लेबनान का क्राइसिस बड़ा है, कम नहीं हुआ है और आगे लेबनान के लिए बड़ा खौफनाक टाइम आ रहा है अगर लेबनीज गवर्नमेंट ने यही अप्रोच जारी रखी। अभी तक अगर हिजबुल्लाह खामोश बैठी है तो सिर्फ इस खतरे की वजह से बैठी है कि हमारे अंदर एक बड़ा फड्डा पड़ जाएगा, इस वजह से वो खामोश बैठे हैं। इजराइल का उनको डर नहीं है, 4 दहाइयों से वो इजराइल को सामना कर रहे हैं, इसका उनको डर नहीं है। मसला ये है जो लेबनीज गवर्नमेंट की नॉनसेंस और स्टूपिड अप्रोच है, ठीक है ना, और बिल्कुल रियलिटी से दूर। आप एक मक्कार और चलाक और जेनोसाइडल एंटिटी से सामना है आपका, और तुम्हारी अप्रोच देख लो, तुम्हारी बातें देख लो, बस जो तुम्हारे पास लेवरेज है उल्टा उसको भी इजराइल के कदमों में डाल दें। तो बहरहाल ये बहुत लेबनान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है लेबनीज गवर्नमेंट की ये जो अप्रोच है। अच्छा सेम टाइम के ऊपर जब ये धमका रहे हैं ईरान को, तो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट देखिए और जो अमेरिकन एनवॉय है टॉम बैरक, उसकी भी जरा स्टेटमेंट देखिए जो लेबनान के हवाले से उन्होंने जारी की है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है लेबनान विल नॉट एंजॉय काम विदाउट गारंटीइंग इजराइल सिक्योरिटी। लेबनान को हम सुख का सांस नहीं लेने देंगे जब तक ये हमारी सिक्योरिटी की गारंटी ना दे। वो पता नहीं इजराइल की क्या सिक्योरिटी है और उसकी क्या गारंटी हो, लेकिन वो कह रहा है कि हम लेबनान को सुख का सांस नहीं लेने देंगे। ये है इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट। और टॉम बैरक की स्टेटमेंट यह है कि अगर इजराइल कहीं पर खतरा महसूस करता है, इट विल रिस्पॉन्ड व्हेनेवर एंड वेयरएवर इट वांट्स। ये है उसकी स्टेटमेंट। इजराइल जहां भी खतरा महसूस करेगा, जिसके खिलाफ भी महसूस करेगा, वहां पर वो अटैक करेगा, ठीक है। और मुदाखलत कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। तो यही नॉनसेंस बिहेवियर जो है इसने मिडिल ईस्ट को इस नहज पर पहुंचाया हुआ है।
और फलस्तीनी, लेबनीज, शाम के लोग उन्होंने ये नताजा वो भुगते हैं। तो ये लॉजिक किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं की जा सकती और ईरान बिल्कुल खामोश इस पर नहीं बैठेगा, मैं आपको बता दूं। और इधर जो लेबनीज प्राइम मिनिस्टर है उसने न्यूयॉर्क टाइम को एक और पैथेटिक इंटरव्यू दे दिया और उसने कहा कि इजराइल कहता है कि वो विड्रॉ नहीं करेगा जब तक हिजबुल्लाह डिसार्म नहीं होगी, और हिजबुल्लाह ये कहती है कि हम डिसार्म नहीं होंगे जब तक इजराइल जब वो यहां से विड्रॉ नहीं करेगा। हालांकि हिजबुल्लाह ने कभी अपनी डिसार्ममेंट की बात की ही नहीं और इजरायली विड्रॉल के साथ मशरूत करना बहुत दूर की बात। यानी आप जरा एंगल देखें ना कि हिजबुल्लाह जनाब विड्रॉ डिसार्म होगी अगर इजराइल विड्रॉ कर जाएगा। ओ भाई, हिजबुल्लाह क्यों डिसार्म होगी? मतलब ये क्या तरीकाकार है कि इजराइल एक तो ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, ऊपर से उसको लिंक किया जा रहा है हिजबुल्लाह के डिसार्ममेंट के साथ। हिजबुल्लाह ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम डिसार्म होंगे और इजराइल विड्रॉ करेगा तो डिसार्म हो जाएंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इजराइल को मजीद जस्टिफिकेशन देने वाली बात है, ठीक है ना, कि उनका मुतालबा ठीक है कि भाई विड्रॉ हो तो फिर डिसार्ममेंट हो, तो ये नहीं, ये तो मजीद तो पैथेटिक इंटरव्यू जो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम को बहरहाल दे दिया कि हिजबुल्लाह डिसार्ममेंट चाहती है वो बिल्कुल जो वो नहीं चाहते हैं। अब आप देखिए कि वेस्ट बैंक में उनके हमले हो रहे हैं, इजरायली आर्मी कह रही है, यानी परसों इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया था, फिर इन्होंने दोबारा यानी कि रीइंफोर्समेंट किया। वी हैव बिगन अ मिलिट्री ऑपरेशन इन द नॉर्दर्न वेस्ट बैंक और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन डिटेक्टेड के यहां पर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वेस्ट बैंक में, इसलिए हम यहां पर अटैक्स कर रहे हैं। टेररिस्ट यहां पर वेस्ट बैंक में बैठे हुए हैं। तो अब इजरायली आर्मी पूरे रीजन को धमका रही है। जरा देखिए, हम अपने ऑपरेशन जारी रखेंगे पूरे रीजन में, क्योंकि जो टेररिज्म है वो यहां पर है और हम इसको जो टेररिज्म है रीजन में उसको खात्मा जारी रखेंगे। पूरे रीजन को वो धमका। और समुद्रेज की स्टेटमेंट देखिए, समुद्रेज कह रहा है कि अब हमारे कैदियों की रिहाई के बाद अब हमारे हाथ बंधे हुए नहीं हैं और अब हम मुकम्मल गजा पर हमला यानी मुकम्मल कंट्रोल जो है कब्जा वो करने जा रहे हैं और हमास मुकम्मल तौर पर डिसार्म होगी। यानी आप एक ऐसे मकार दुश्मन का सामना कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं हिजबुल्लाह डिसार्म हो जाएगी। तो ये लेबनीज गवर्नमेंट अपने आप को आइसोलेट कर रही है और बिल्कुल रियलिटी से दूर खड़े होकर ये फैसले कर रही है। आप टाइम तो देखिए, आप किस टाइम से गुजर रहे हैं। ये नॉर्मल हालात थोड़ी है, मुल्कों की इस वक्त एग्जिस्टेंस दाव पर लगी हुई है और आपके पास जो सबसे बड़ा कार्ड है जिसने आपको अभी तक डिफेंड करके रखा हुआ है, हजारों लोगों की कुर्बानियां हैं, आप यानी डिसार्म हो जाए, स्टुपिडिटी की इंतहा होती है। और हिजबुल्लाह वो है जो पूरे रीजन का भी एसेट है, सिर्फ लेबनान का नहीं है। अब आप देखिए फलस्तीनी प्रिजनर्स के साथ क्या हुआ है। ताजा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक फलस्तीनी प्रिजनर्स के साथ वो हौलनाक दास्तानें हुई हैं कि जो बस डे ऑफ जजमेंट पर ही उसका हिसाब किताब हो सकता है। बॉइलिंग वाटर, खोलता हुआ पानी उनके ऊपर डाला जाता है, इसी दरमियान उनके हाथ बंधे होते हैं और आंखों पर पट्टी बंधी होती है, उन पर खोलता हुआ पानी जब डाला जाता है, हार्श जो वेदर कंडीशंस हैं उनमें रखा जाता है, उनको शदीद तशद्दुद किया जाता है, फिर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं और सेक्सुअल असॉल्ट जब वो किया जाता है। और इस तरह 94 पैलेस्टीनियन प्रिजनर जब उनको शहीद किया जा चुका है टॉर्चर के जरिए। इस लेवल का 94 बहुत बड़े नंबर्स होते हैं और जो जिंदा हैं वो भी किस हाल में जिंदा होंगे। तो ये हैरड्स की आज की रिपोर्ट है, हैरड्स की, हमारी नहीं है, हैरड्स की रिपोर्ट है, उसने ये इजराइल के बारे में खुद लिखा है। और 350 बॉडीज रिसीव हुई हैं जिसमें से कोई बहुत थोड़ी सी बॉडीज को आइडेंटिफाई कर सकें। आइडेंटिफिकेशन सिर्फ थोड़ी सी 50-60 बॉडीज की हुई है, बाकी बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो सकी। ये हालत उनकी हुई है। तो इस मकार दुश्मन के खिलाफ लेबनीज गवर्नमेंट जो है उसका तोपों का रुख ईरान की तरफ है, इजराइल की तरफ नहीं है, जो रोज घुसकर हमले कर रहा है, घुसकर उनके लोग मार रहा है। इसको वो मुदाखलत ही नहीं समझते। और नाइजीरिया में जनाब अली प्रेसिडेंट ने नेशन वाइड स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया फॉलोइंग सीरीज ऑफ किडनैपिंग्स। ये बहुत यानी खौफनाक, मतलब देखिए नाइजीरिया में किस नौयत का खौफ होगा। पूरा मुल्क के खौफनाक तरीन सिचुएशन में जा चुका है। इसके आगे मजीद खौफनाक की होगा कि पूरे मुल्क में अचानक किडनैपिंग शुरू हो गई है। अचानक ये हुआ है और नेशन वाइड अब उन्होंने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। तो जाहिर है कि इस पे फिर बाकी ताकतों को और मौका मिलेगा इंटरवेंशन का, और अमेरिका ऑलरेडी धमका चुका है। तो साथ ही नाइजीरिया की एक और कंट्री है गिनी बिसाओ। अच्छा, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज है ना, इनके अजीबो गरीब नाम है। अब मिसाल को गिनी बिसाओ है, इसके साथ गिनी एक अलग कंट्री है। असल में ये जो यूरोपियन जो वेस्टर्न जो कॉलोनियल थे, तो ये क्या करते थे, इन्होंने अजीबो गरीब अफ्रीका के नक्शे खींचे हुए। ये भी तारीख में लिखा हुआ मिलता है कि मिसाल के तौर पर मलका या बादशाह जब वो खाना खा रहा है तो उनके सामने लाया गया कि ये मुल्क है और इसका नक्शा कैसे बनाया जाएगा, तो उसने बस ऐसे ही लकीर खींच दी है कि मुझे तंग ना करो, मैं खाना खा रही हूं। तो ऐसे अफ्रीका के नक्शे जो बनाए गए, तो वो अजीबोगरीब गिनी बिसाओ, अजीबोगरीब नाम उन्होंने यानी कि रखे हुए हैं। तो ये गिनी बिसाओ जो है, यहां पर तख्ता उलट दिया है मिलिट्री ने। गिनी बिसाओ आर्मी ऑफिसर से दे हैव सीज्ड पावर, प्रेसिडेंट डिपोज्ड। ये सारी ग्रेट गेम का हिस्सा है। असल में ये जो डायमंड या गोल्ड और ये सारे जो स्मगलिंग होती है ना, यानी एक मुल्क में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दूसरे मुल्क से वो स्मगल होकर बैंकों में पहुंच रहे हैं, तो ये सब एक दूसरे के साथ जब वो कनेक्टेड होता है। अब यहां पर बहरहाल जब वो एक कू हो गया है। इससे ऊपर आप देखें कि माली यानी गिनाई बिसाओ के ऊपर माली है और बर्किनो फासो है, नाइजर है। यहां पर ऑलरेडी ये इसको कू बेल्ट कहा जाता है। तो अब यहां पर भी ये हो गया। सरजई शोगोर रिसेंटली मिस्र पहुंचे हैं।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, 10 साल तक डिफेंस मिनिस्टर है और अब उनकी सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह हैं। और ये वही हैं जिनको अभी रिसेंटली यूक्रेन ने असैसिनेट करने की कोशिश की थी। कब्रिस्तान में ये अपनी रिलेटिव्स की कब्रों पर जा रहे थे, तो वहां पर एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाकर इनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली ये ओमान भी आए थे और ईरान का दौरा भी मतलब ये करते रहते हैं, नॉर्थ कोरिया, यानी सबसे इंपॉर्टेंट तरीन पर्सनैलिटी है, 5 साल जो ऊपर वाली शख्सियत है। तो ये रिसेंटली मिस्र आए, ये बात सामने आ रही है। अच्छा, उधर प्यूटन ने अपने जो टॉप जनरल है, बहुत टॉप जनरल है, इसको भेजा है वेनेजुएला एज यूएस बिल्ड्स अ वॉर सीज शैडो ऑन इट्स डोरस्टेप। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद सबसे बड़ा ये क्राइसिस है। और जनरल ओलेग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और 120 मिलिट्री एडवाइजर मजीद साथ हैं, वो यहां पर आए हैं, जो यहां पर मौजूद हैं। और बहुत सारे बाकी यानी जंगों में ये कर्नल जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं, तो बहुत टॉप लेवल के जनरल हैं, इनको वेनेजुएला भेजा गया है। तो इस वक्त अमेरिका के 12,700 पर्सनल डिप्लॉयड हैं, F-35 हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स, जेराल्ड फोर्ड जो कि प्लान का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है। और आज जो खबर आई है कि लीक्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म यूएस बिल्डअप है वेनेजुएला, यानी अमेरिका यहां से जाने वाला नहीं है। यूएस प्रिपेयर कर रहा है कि वो सस्टेन करेगा मेजर मिलिट्री बिल्डअप हियर इन द कैरेबियन एटलीस्ट 2028। ये बहुत बड़ी खबर है। 2028 तक कम से कम अमेरिका तैयारी करके यहां पर आया हुआ है, रेजिंग कंसर्न्स कि वॉशिंगटन इज लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर लॉन्ग टर्म कन्फ्रंटेशन विद वेनेजुएला। ये बहुत बड़ी बात है, यानी 2028 तक की वो तैयारी, चुके 28 तो इलेक्शन ईयर है ना, तो 28 तो इलेक्शन ईयर है, तो पूरे ट्रम्प के दौर में यहां पर जंगे हैं, तो वो वेनेजुएला के पीछे हैं मुकम्मल यहां पर अपना वो ऑयल और सारे रिसोर्सेज लेने के लिए, और फिर बाकी भी क्यूबा, ये वो सारी निशानी के ऊपर हैं। ये 8 डॉक्यूमेंट्स हैं 2028 तक की तैयारी, पूरा ट्रम्प टेन्योर इसमें है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने सीएनएन को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि असल में अमेरिका की नजर जो है वो कोलंबिया के ऑयल रिजर्व्स के ऊपर है, गोल्ड के ऊपर है, और उन्होंने कहा कि वेनेजुएला कोई ड्रग्स का प्रोड्यूसर नहीं है, और असल जो ड्रग्स का पैसा है वो तो वहां अमेरिका के बैंकों में पड़ा हुआ है, और अगर आप उसको सारा नेटवर्क को लिंक करना शुरू करें तो मरकज तो वहां पर जाकर जब निकलेगा। तो ये सारी बातें जब उन्होंने की है। वेनेजुएला ने क्या किया है कि वेनेजुएला ने उन एयरलाइंस को बैन कर दिया है जिन्होंने अभी फ्लाइट्स कैंसिल की। अमेरिका के कहने पर जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, वेनेजुएला ने उन एयरलाइंस को ही बैन कर दिया। तो बड़ा स्टांस है। जर्मनी 6 कामकीजी ड्रोन जो है उनके यूनिट्स लगाने जा रहा है, सुसाइड ड्रोन जिनको कहा जाता है, 6 यूनिट्स, बड़ी फैक्ट्रीज। जर्मन आर्मी प्लान्स टू फार्म 6 यूनिट्स इक्विप्ड विद सुसाइड ड्रोन्स इन द कमिंग ईयर्स, एंड द फर्स्ट बैटरी जो है वो कम्बैट रेडीनेस में होगी 2027 तक। ये जो 2027-28 है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी हवाले से ताइवान में तैयारी हो रही है 27-28, इसी हवाले से अब यूरोप में तैयारी हो रही है 27-28, इसी हवाले से प्यूटन ने ऑर्डर कर रखा है कि 27-28 तक हो सकता है हमारी नेटो बहरहाल जंग हो जाए। तो यानी अगर यूक्रेन में जंग रुक भी जाती है तो भी इरादे और मंसूबे नहीं बदले हैं, क्योंकि यूरोप देख रहा है कि भाई अमेरिका के बगैर तो हम लड़ नहीं सकते, तो वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उसके लिए उनको 2-3 साल चाहिए, और वो तेजी के साथ फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। भाई जब जंग ही नहीं होनी तो फिर वो इतना पैसा बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर क्यों लगा रहे हैं? तो इसी वजह से लगा रहे हैं ना कि वो अब अमेरिका की डिपेंडेंस छोड़कर अपने तौर पर रशिया से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और जो ही उनकी तैयारी 2-3 साल में मुकम्मल हो जाएगी, फिर वो यूक्रेन में प्रोवोकेशन करेंगे और ये जंग दोबारा से यहां पर आगाज हो जाएगी। ये मसला यहां पर खत्म नहीं होने वाला, ये यहां पर फ्रीज हो जाएगा, पीस हो गया, अमन हो गया, ये सारा बातें तो होंगी, लेकिन असल बात यह बुनियादी मसला खत्म नहीं होगा। ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया हमने, राज और आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।